हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग अपनी कंप्यूटर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जो कि है साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। इसका ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी देखेंगे इसका। ठीक है, इसे हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, लेकिन उससे पहले समझिए कि आप साइबर क्राइम क्या होता है। देखिए, साइबर क्राइम कुछ भी हो सकता है। साइबर क्राइम आपका जैसे हैकिंग हो गया, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, या फिर साइबर बुलिंग हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, ठीक है, या फिर कोई वायरस वायरस अटैक हो गया। तो ये सब साइबर क्राइम के अंदर आता है, और इन सब से बचाने के लिए हमें चाहिए साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर, नेटवर्क, सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस एंड डिजिटल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अटैक, डैमेज, थेफ्ट। ठीक है, तो इन सब से बचाने के लिए हमें चाहिए साइबर सिक्योरिटी, ताकि जो आपका डाटा है ना वो सेफ रहे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेफ रहे, आपके पैसे सेफ रहे, आपको किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस ना हो। और हम लोग को पता है कि जैसे जैसे आजकल ऑनलाइन काम इतना बढ़ गया है कि साइबर सिक्योरिटी की नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम बढ़ने से ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि साइबर थ्रेट कितने प्रकार के हो सकते हैं, किन किन चीज़ों से हम लोग को खतरा है। पहले आते हैं मालवेयर। देखिए, मालवेयर एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये आपके कंप्यूटर में किसी वेबसाइट से, किसी सॉफ्टवेयर से, या किसी पेन ड्राइव से, या कोई ईमेल से, या फिर इंटरनेट से, कहीं से भी आ सकता है। जब ये आएगा तो क्या क्या कर सकता है? ये आपके कंप्यूटर को स्लो कर सकता है, फाइल को करप्ट कर सकता है, ठीक है, आपकी फाइल डिलीट कर सकता है, आपका डाटा स्टील कर सकता है, आपका सिस्टम को माल फंक्शन कर सकता है। तो ये सब काम जो है मालवेयर कर सकता है। ठीक है, तो मालवेयर के काफ़ी पार्ट हो, जैसे वायरस, वार्म, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ये सब मालवेयर के पार्ट है। तो आगे देखते हैं हम लोग। पहले आता है वायरस। देखिए, वायरस क्या है? वायरस एक तरीके का प्रोग्राम है। जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना वायरस, बायोलॉजी में हम लोग वायरस पढ़ते हैं जो ह्यूमन बॉडी में होता है। उसे एक्टिवेट होने के लिए ह्यूमन बॉडी चाहिए होती है, फिर वो अपनी कॉपी बनाता है। वैसे ही कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो भी किसी फाइल या प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, और फिर वो अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है और पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब मैंने बताया ना कि कंप्यूटर का जो ये वायरस है ये अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं स्पॉन। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं स्पॉन। अगर आपसे पूछें कि साइबर सिक्योरिटी में स्पॉन का क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि जो वायरस है ना वो अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है और फिर आपके पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है। अच्छा, इसकी एक बात आपको करेक्टरिस्टिक क्या याद रखना है इसके, कि इसे होस्ट फाइल की जरूरत होती है। होस्ट फाइल की जरूरत मतलब कि ये बिना किसी फाइल के में अटैच हुए नहीं काम करता है। इसे किसी न किसी चीज़ का सहारा चाहिए होता है, किसी न किसी फाइल या प्रोग्राम का सहारा चाहिए होता है वायरस को अपने आप को अटैच करने के लिए, तभी जाके ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसे होस्ट फाइल की जरूरत होती है, ये वैसे बिना अपने आप नहीं फैलता है। ठीक है, और नीड यूजर एक्शन टू स्प्रेड, मतलब जैसे ये अपने आप को किसी फाइल में अटैच कर लेगा और आप उस फाइल को रन करेंगे तभी ये फैलेगा, अपने आप से नहीं फैल पाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसे होस्ट फाइल की जरूरत होती है। अब कुछ चीजें देखते हैं हम लोग। जैसे पहला कंप्यूटर वायरस किसने बनाया था? तो वो था क्रीपर वायरस, बनाया था बॉब थॉमस ने 1971 में। पहली बार कंप्यूटर वायरस टर्म किसने दिया था? तो वो दिया था फ्रेड कोनन ने। फ्रेड कोनन ने 1983 में। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट इन द वाइल्ड कंप्यूटर वायरस जो था वो था एक्ट क्लोनर 1982 में। फर्स्ट इन द वाइल्ड का क्या मतलब है? मतलब जो पहला कंप्यूटर वायरस जो स्प्रेड हुआ था,
बाहर कंप्यूटर्स में, मतलब जो बाहर कंप्यूटर्स में स्प्रेड हुआ था, क्योंकि क्रीपर वायरस तो लैब में बना था, ठीक है? लेकिन पहला स्प्रेड होने वाला कंप्यूटर था वो था एक्ट क्लोनर 1982 में। अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के वायरस हो सकते हैं। टाइप ऑफ वायरस, पहले आते हैं बूटस्ट्रैप वायरस। देखिए, पहले बूटस्ट्रैप वायरस समझने से पहले आप समझिए कि बूटिंग क्या होती है। आप जब अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसी शब्द को हम लोग कहते हैं बूटिंग। बूटिंग के लिए रोम में एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? इसे बूट सेक्टर भी कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर में वायरस आके बैठ जाता है, मतलब बूट सेक्टर में आपका वायरस आके बैठ जाता है। जब भी अगर बूट सेक्टर में वायरस आके बैठ गया आपके, तो जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। आपके कंप्यूटर स्टार्ट करते ही वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। तो बूट सेक्टर वायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बूट सेक्टर ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस। बूट सेक्टर कंटेन प्रोग्राम दैट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट। इसका ये मतलब है कि जब भी आप कंप्यूटर अपना स्टार्ट करेंगे या तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, उसी के साथ ये वायरस भी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये बूट सेक्टर में बैठा हुआ है। तो इसे कहते हैं हम लोग बूट सेक्टर वायरस। पहला बूट सेक्टर वायरस था आपका ब्रेन, जो कि पाकिस्तान में बना था 1986 में, ठीक है? तो ये हो गया बूट सेक्टर वायरस। अब आते हैं फाइल या प्रोग्राम वायरस पे। फाइल या प्रोग्राम वायरस क्या करता है कि वो ऐसी कोई फाइल ढूंढेगा, डॉट exe फाइल, डॉट या डॉट कॉम फाइल, मतलब डॉट कमांड फाइल, ठीक है? ऐसी कोई फाइल ढूंढेगा और उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेगा। जैसे ही आप वो उस फाइल को खोलेंगे या उस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये वायरस कोड अपने आप को एग्जीक्यूट कर देगा, ये भी मतलब स्टार्ट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर देगा। तो फाइल और प्रोग्राम वायरस क्या करता है कि किसी प्रोग्राम या फाइल के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। जैसे आप उस फाइल को खोलेंगे, रन करेंगे, ये वायरस भी रन होगा और ये उस प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है? तो आपकी फाइल करप्ट हो जाएगी, आपके प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग पैरासिटिक वायरस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरासिटिक वायरस। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस पे। देखिए, पॉलीमॉर्फिक वायरस वो वायरस होता है जो अपना कोड या अपनी फाइल, सिग्नेचर फाइल, टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। अगर कोई वायरस अपना कोड, जिस कोड में वो लिखा गया है, वो बार बार चेंज करता रहेगा, तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मतलब एंटीवायरस जो है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो वायरस को पकड़ने के लिए होते हैं, वो उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वायरस जो है वो बार बार अपना कोड चेंज कर दे रहा है। एंटीवायरस उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत डेंजरस हो गया फिर, इसीलिए डेंजरस हो गया। इसका एग्जाम्पल है स्टॉर्म वायरस, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, अपना कोड या सिग्नेचर चेंज करते रहते हैं और फैल जाते हैं, ठीक है? तो इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। अब आते हैं स्टेल्थ वायरस। स्टेल्थ मतलब होता है छुपना। ये वायरस अपने आप को हाइड करते हैं एंटीवायरस से। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से अपने आप को हाइड करते हैं कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन या क्लीन इंफॉर्मेशन दिखा के। मतलब ये वायरस अपने आप को दिखाते हैं कि हम बिल्कुल साफ हैं, हम में कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, ठीक है? हम लोग बिल्कुल साफ वायरस है, मतलब हम बिल्कुल साफ प्रोग्राम है, ठीक है? तो एंटीवायरस इन्हें पकड़ नहीं पाता है, तो ये अपने आप को हाइड करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं स्टेल्थ वायरस। अपने आप को छुपाते हैं एंटीवायरस से। इसका एग्जाम्पल है जैसे फ्रोडो। अब आते हैं मैक्रो वायरस पे। देखिए, मैक्रो वायरस क्या होता है कि वो अपने आप को, जैसे एमएस ऑफिस की जो भी फाइलें होती हैं, जैसे वर्ड हो गया या फिर एक्सेल हो गया या फिर पीपीटी हो गई, ये वायरस अपने आप को इन फाइलों से अटैच कर लेता है। और जैसे ही आपके पास ये कोई वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल या पीपीटी फाइल आई या आपने डाउनलोड करी और आपने इन्हें खोला, तो ये वायरस आपके कंप्यूटर में फैल जाएगा। एक बात और, ये सारी फाइल जो होती हैं, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, इनकी एक लैंग्वेज होती है। मतलब जिस लैंग्वेज में लिखी जाती है, उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं वीबीए। उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं वीबीए, जिस लैंग्वेज में एमएस ऑफिस की फाइल लिखी जाती है। और ये वायरस भी उसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसे कहते हैं वीबीए। इसे मैक्रो लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये वायरस भी उसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो ये अपने आप को इन फाइलों के साथ अटैच कर लेता है
और जैसे ही आपके पास ये फाइल आई किसी ईमेल के थ्रू, डाउनलोड के थ्रू, आपने इन्हें खोला, तो ये वायरस आपके कंप्यूटर में फैल जाएगा। ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल जैसे मलीशा वायरस इसका एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? तो इन्हें कहते हैं हम लोग मैक्रो वायरस। अब आते हैं मल्टी पार्टे वायरस में, मल्टी पायरेट वायरस में। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा 2 तरह के वायरस, जैसे बूटस्ट्रैपर और फाइल वायरस। आपने पीछे पढ़ा ना? अ, एक बूटस्ट्रैपर वायरस, एक फाइल वायरस। तो ये वायरस जो होता है, ये दोनों जगह पाया जाता है। ये बूटस्ट्रैपर में भी पाया जाता है और ये फाइल में भी पाया जाता है, दोनों जगह पाया जाता है। तो मान लीजिए आपने फाइल वाला वायरस हटा दिया किसी तरीके से, तो ये बूटस्ट्रैपर में मिल जाएगा, और मान लीजिए आपने बूटस्ट्रैपर वाला हटा दिया तो ये फाइल में मिल जाएगा। तो ये दोनों जगह पाया जाता है जी, तो ये और खतरनाक है। तो ये वायरस और खतरनाक है, क्योंकि जितनी बार आप हटाएंगे ये कहीं ना कहीं से अपने आप को रिस्टोर कर लेगा। ठीक है? जैसे टकीला वायरस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है? अब आते हैं रेसिडेंट वायरस। ठीक है? रेसिडेंट वायरस, इससे पहले हम एक चीज समझते हैं। जैसे आपने कोई फाइल खोली, तो फाइल खुलती है तो पहले वो रैम में लोड होती है। ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी लोड होती है, उसके बाद आपके स्क्रीन पे दिखाई देती है। ठीक है? तब वो ओपन होती है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तब वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन होती है। तो पहले फाइल रैम में लोड होती है और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी लोड होती है। तो अगर वायरस रैम में आके बैठ गया, तो जो भी फाइल खुलेगी उसे इन्फेक्ट कर देगा वो। अगर वायरस आपका रैम में ही बैठा हुआ है, तो जो भी फाइल आप खोलेंगे उसे इन्फेक्ट कर देगा वो। तो ये जो रेसिडेंट वायरस है, वो आपकी कंप्यूटर रैम मेमोरी में बैठ जाता है, और जब भी आप प्रोग्राम खोलते हैं तो उसे इन्फेक्ट कर देता है। तो इसलिए इसे कहते हैं रेसिडेंट वायरस। ठीक है? इसलिए इसे कहते हैं रेसिडेंट वायरस, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर मेमोरी रैम में बैठा होता है। इसका एग्जाम्पल है CMJ। अब देखते हैं हम डायरेक्ट एक्शन वायरस में। ठीक है? डायरेक्ट एक्शन वायरस को नॉन रेसिडेंट वायरस भी कहते हैं, क्योंकि ये मेमोरी में नहीं होता। जो मेमोरी में होता है उसे हम लोग रेसिडेंट वायरस कहते हैं, और जो मेमोरी में नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है? डायरेक्ट एक्शन वायरस में क्या होता है कि ये अपने आप को किसी फाइल से अटैच कर लेगा। जब आप वो फाइल खोलेंगे तो अपने आप को ये वायरस एग्जीक्यूट कर लेगा, और जब आप क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो ये ऐसा वायरस है। ठीक है? ये मेमोरी में नहीं रहता बस आपकी, और इसे कहते हैं हम लोग नॉन रेसिडेंट वायरस। जैसे इसका एग्जांपल है वियना। ये सिर्फ आपकी फाइल खोलने पर ही एग्जीक्यूट होता है। जब आप फाइल पे खोल के इसे क्लिक करेंगे तभी खुलेगा ये वायरस। ये मैंने आपकी एक टेबल बना दी है, सारे वायरस वो क्या क्या इन्फेक्ट करते हैं और क्या क्या उनके स्पेशल फीचर हैं, इसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वार्म। ठीक है? अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा वायरस। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, पहली बात तो ये भी एक तरीके का मालवेयर है। दूसरी बात, इसे कोई होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती। वायरस को किसी फाइल की जरूरत होती है अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन इसे कोई होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती। ये बिना होस्ट फाइल के ऑटोमेटिकली फैलता है। ठीक है? और अपनी कॉपी भी बनाता है। ठीक है? तो हम लोग फिर से समझते हैं इसे। देखिए, पहली बात तो इसे किसी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, ये अपने आप फैलता है ऑटोमेटिकली, और खुद की कॉपी भी बनाता है। ठीक है? विदाउट एनी यूजर एक्शन रिक्वायर्ड, इसे कोई भी यूजर एक्शन रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं होती। ये पूरे नेटवर्क में अपने आप ही फैल जाएगा। तो पहली बात, स्प्रेड इंडिपेंडेंटली, मतलब ये बिना बिना किसी होस्ट फाइल के फैलता है, किसी फाइल की जरूरत नहीं इसे, अपने आप फैलता है और आपके पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा। आपके पूरे नेटवर्क की बैंडविड्थ खा जाएगा, क्योंकि ये पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा तो नेटवर्क आपका स्लो कर देगा। ठीक है? तो इसके बारे में 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, कि इसे होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती, ये अपनी कॉपी बनाता है और ये ऑटोमेटिकली फैलता है। बहुत फेमस एग्जांपल है मोरिस वायरस 1988 का। ठीक है? एक आई लव यू
वॉर्म में फैला था, सॉरी, मॉरिस वॉर्म 1988 का एक आई लव यू वॉर्म में फैला था। ठीक है, ये क्या करता था, ये भी बहुत फेमस था। ये सारे जो जितने भी ईमेल कांटेक्ट होते थे ना, उसमें अपने आप ईमेल भेज देता था। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा वॉर्म। अब आते हैं हम लोग ट्रोजन हॉर्स पे। देखिए, ट्रोजन हॉर्स पहले हम लोग समझते हैं कि नाम कहाँ से आया। ये ट्रोजन हॉर्स जो है, ये नाम कहाँ से आया। ये देखिए, नाम जो आया है ये एक ग्रीक स्टोरी से आया है। आपने एक फिल्म देखी होगी ट्रॉय। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक वुडन हॉर्स होता है, मतलब लकड़ी का घोड़ा होता है। उसके अंदर बहुत सारे सोल्जर छुप जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सोल्जर छुप जाते हैं और एक पैलेस में घुस जाते हैं। तो अंदर वालों को लगता है कि ये तो सिर्फ घोड़ा है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अंदर तो बहुत सारे सोल्जर छुपे होते हैं और वो उस पर अटैक कर देते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो वहीं यहीं से ये नाम आया ट्रोजन हॉर्स। ये भी एक तरीके का मालवेयर है। ठीक है, लेकिन ये अपने आप को सेफ दिखाता है। ये अपने आप को सेफ दिखाता है, ये दिखाता है कि मैं सेफ प्रोग्राम हूँ, मुझे डाउनलोड कर लो, मुझे मुझे चला लो। ठीक है, मुझे आप डाउनलोड कर सकते हो, मुझे इंस्टॉल कर सकते हो, मैं एक सेफ प्रोग्राम हूँ। लेकिन वो सेफ प्रोग्राम होता नहीं है, लेकिन ये अपने आप को सेफ प्रोग्राम दिखाता है। और ये जो है, खुद की कॉपी भी नहीं बनाता। ठीक है, ये खुद की कॉपी भी नहीं बनाता। तो ट्रोजन हॉर्स की दो चीज़ें याद रखनी है आपको। पहली बात तो ये अपने आप को सेफ प्रोग्राम दिखाता है कि मैं सेफ प्रोग्राम हूँ और खुद की कॉपी नहीं बनाता। तो ये अपीयर्स जेन्युइन, ये दिखाता है कि मैं सेफ प्रोग्राम हूँ, मतलब मुझ में कोई खतरा नहीं है। आपको लगेगा ये प्रोग्राम में कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी प्रोग्राम है ये। ठीक है, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, और खुद की ये कॉपी भी नहीं बनाता। तो ये होता है ट्रोजन हॉर्स। अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। देखिए, क्या वायरस में होस्ट फाइल की जरूरत होती है? हाँ, होती है। वॉर में होती है? नहीं होती है। ट्रोजन हॉर्स में होती है? नहीं होती है। इन दोनों को होस्ट फाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन वायरस को होस्ट फाइल की जरूरत होती है। ठीक है, कि ये क्या अपनी कॉपी बनाते हैं? हाँ, वायरस अपनी कॉपी बनाता है, वॉर्म अपनी कॉपी बनाता है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी नहीं बनाता है। क्या ये अपने आप को सेफ प्रोग्राम दिखाते हैं? देखिए, वायरस और वॉर्म जो है, अपने आप को सेफ प्रोग्राम नहीं दिखाते, लेकिन ट्रोजन हॉर्स का तो ये फीचर ही है, ये खासियत ही है उसकी कि वो अपने आप को सेफ प्रोग्राम दिखाएगा कि मेरा सेफ प्रोग्राम हूँ। ठीक है, आपको लगेगा कि ये सेफ प्रोग्राम है, लेकिन होगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्पाईवेयर। देखिए, स्पाई मतलब जासूसी करना। तो स्पाईवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या फिर ऐसा मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और वो बैकग्राउंड में रन करेगा, आपको बिना पता चले। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आप पर जासूसी रखेगा, आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन देखेगा, जैसे पासवर्ड हुआ, लॉगिन हुआ, ब्राउजिंग हिस्ट्री हुई, उन पर सब पे नज़र रखेगा, आपका डाटा चुरा लेगा या फिर आपका कंप्यूटर भी हैक कर सकता है। तो ये होता है स्पाईवेयर, जो पीछे बैकग्राउंड में चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो सारी आपकी जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उन्हें को चुराता रहेगा, उन्हें स्टील करता रहेगा। तो बहुत सारे टाइप होते हैं स्पाईवेयर के, जैसे की लॉगर। की लॉगर में क्या होता है? की लॉगर जब आप इंस्टॉल कर देते हैं किसी कंप्यूटर में, तो आप जो जो भी कीबोर्ड पर टाइप करेंगे, जो भी आप पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, यूजर आईडी टाइप कर रहे हैं, लॉगिन टाइप कर रहे हैं, तो वो की लॉगर जो है, सो वो सब सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करता रहेगा। वो सारा सॉफ्टवेयर जो है, की लॉगर सॉफ्टवेयर सब रिकॉर्ड करता रहेगा और सारी इंफॉर्मेशन हैकर को देता रहेगा। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर में आपको ऐड दिखाई देते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं। आपने किसी कोई वेबसाइट खोली, कोई ऐड दिख गया आपको, आपने गलती से क्लिक कर दिया, तो हो सकता है कोई वायरस डाउनलोड हो जाए, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए, या फिर आप किसी दूसरी फेक वेबसाइट पे चले जाओ। ठीक है, तो वो एडवेयर होता है। ट्रैकिंग कुकीज मतलब आपकी ब्राउजिंग बिहेवियर पर नजर रखता है कि आप ब्राउजिंग हिस्ट्री में आप मतलब क्या कैसे क्या चला रहे हो। सिस्टम मॉनिटर क्या होता है कि आपके पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता है। और ब्राउज़र हाइजैकर क्या होता है? वो आपकी ब्राउज़र की सेटिंग चेंज कर देता है अपने हिसाब से, और हो सकता है कि जैसे ब्राउज़र में आपको कोई पासवर्ड सेव हो तो उन्हें भी चुरा ले। तो ये होता है ब्राउज़र हाइजैकर। एडवेयर मैंने बता दिया। एडवेयर क्या होता है कि आपको अनवांटेड ऐड आने लगते हैं। ठीक है, आपको अनवांटेड ऐड आने लगते हैं।
हो सकता है उसमें से कुछ ऐड ऐसे हों जिसमें आप क्लिक करो तो कोई वायरस आ जाए आपके कंप्यूटर में, या कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड हो जाए आपके कंप्यूटर में, ठीक है? तो ये होता है एडवेयर। की लॉगर क्या होता है? देखिए, की लॉगर मैंने आपको बता दिया है। की लॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जब आप अपने कंप्यूटर में डाल देंगे, तो आप कीबोर्ड पे, आपके कीबोर्ड जो है, उस पे आप कुछ भी टाइप टाइप करेंगे, अपना पासवर्ड टाइप किया आपने, ठीक है? या फिर आपने लॉगिन टाइप किया, यूज़र आईडी डाली, या फिर कोई चैटिंग हुई, ठीक है? ये सब कुछ की जो भी कीबोर्ड पे आप टाइप करेंगे, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और जो भी अटैकर या हैकर होगा उसके पास चला जाएगा। तो इसलिए आपको बचना चाहिए, जैसे आप कभी साइबर कैफ़े जाएँ, तो आप बचें वहाँ पर कि आप कीबोर्ड ना यूज़ करना पड़े। तो कई बार होता है साइबर कैफ़े में ऐसा कोई जो, मान लीजिए किसी ने कीलॉगर इंस्टॉल कर रखा होगा, कीलॉगर किसी ने इंस्टॉल कर रखा होगा और आपने क्या किया कि अपना पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन आईडी डाल दी, यूज़र आईडी डाल दी, तो हो सकता है कि आपका हैक हो जाए। आपका जो सिस्टम है, आपका आईडी जो है हैक हो जाए, ठीक है? तो जब भी ऐसी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डालनी हो, तो कोशिश करिए कि वो अपने ही कीबोर्ड पे या फिर अपने ही लैपटॉप या कंप्यूटर पे करें, ठीक है? रूट किट क्या होता है? देखिए, रूट किट में क्या होता है, ये एक ऐसा मालवेयर है जो अपने आप को कंप्यूटर के अंदर हाइड कर लेगा, ठीक है? ये अपने आप को कंप्यूटर के अंदर हाइड कर लेगा, आपको पता नहीं चलेगा और आपके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल, ठीक है? आपके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल जो है हैकर को दे देगा। हैकर को एडमिन बना देगा ये, ठीक है? हैकर को ये एडमिन बना देगा, आपके कंप्यूटर कंट्रोल जो है, वो किसे दे देगा? हैकर को दे देगा और अपने आप को ये छुपाए रखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो जो जिसने अटैक किया है, उसके पास आपके कंप्यूटर का कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है? तो होता है ये रूटकिट। जो नॉर्मल मालवेयर है, वो तो आपका सिर्फ़ कंप्यूटर डैमेज करेंगे, लेकिन रूटकिट जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर छुप जाएगा और सारी आपकी इन्फॉर्मेशन देखता रहेगा कि आप क्या-क्या कंप्यूटर पे कर रहे हैं। जब कंट्रोल ही उसके पास पूरा चला जाएगा, तो वो कंप्यूटर पे कुछ भी कर सकता है। वो आपका डाटा निकाल सकता है, आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है, वो आपके कंप्यूटर के साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो इसे कहते हैं रूटकिट। अब आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। इसमें क्या होता है, इसमें जो अटैकर होता है, वो कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट, मेनली जावास्क्रिप्ट की एक कुछ जो है, वो स्क्रिप्ट लेके आता है और किसी वेबसाइट के अंदर डाल देता है। आपने कोई वेबसाइट खोली, आपको लगा कि ये तो वेबसाइट ट्रस्टेड है और उसी के कमेंट बॉक्स में, उस वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में उसने जो है हैकर ने एक जावास्क्रिप्ट डाल दी, ठीक है? जावास्क्रिप्ट डाल दी और आप उस कमेंट बॉक्स में गए और उस जावास्क्रिप्ट पे आपने गलती से क्लिक कर दिया और वो रन हो गई स्क्रिप्ट। तो पता चला कि आपका पूरा जो ब्राउज़र है हैक हो गया या फिर आपका लॉगिन सेशन है, पूरा उसके पास चला गया। कंट्रोल पूरा उसके पास चला गया, आपका कंप्यूटर ही हैक हो गया। तो ये होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वेबसाइट आपने खोली, उसके कमेंट बॉक्स में किसी अटैकर ने वहाँ पर जावास्क्रिप्ट कोड डाल दिया। आपने देखा नहीं, आपने गलती से उस पे क्लिक कर दिया। अ, तो वो स्क्रिप्ट जो उसने डाली थी वो रन हो गई आपके ब्राउज़र में। तो हो सकता है कि आपकी सारी कुकीज़, आपका लॉगिन सेशन या फिर ब्राउज़िंग हिस्ट्री उसके पास चली जाए, ठीक है? तो ये होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब रैनसमवेयर क्या होता है? देखिए, रैनसम मतलब होता है फिरौती, ठीक है? रैनसमवेयर में क्या करता है, जो हैकर होता है वो आपकी सारी फाइल या फिर आपके पूरे सिस्टम को लॉक कर देगा और कहेगा कि अगर आपको अपना सिस्टम खोलना है या फिर अपनी फाइल देखनी है, तो हमें पैसा दो और तब हम जाके फाइल खोलेंगे। देखिए, कुछ ऐसा दिखता है। आपका सिस्टम लॉक कर दिया, यहाँ लिख के आएगा टाइम इतना बचा है, अगर पैसा दो तो हम सिस्टम खोलेंगे, नहीं तो आपकी सारी फाइल डिलीट कर देंगे। और पैसा वो माँगते हैं बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादातर। ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि इतना टाइम बचा है, वरना सारी फाइल जो है आपकी चली जाएँगी। अगर आपको अपनी फाइल बचानी है तो पैसा दीजिए। तो ये होता है रैनसमवेयर, ठीक है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था, वानाक्राई रैनसमवेयर अटैक 2017 में। इसने कम से कम 150 कंट्रियों को अफ़ेक्ट किया था, ठीक है? तो इसमें जो है अटैकर आपके सिस्टम को लॉक कर देगा, फिर आपसे पैसे माँगेगा उसे खोलने के लिए,
ये होता है रैनसमवेयर। चलिए आगे चलते हैं। अब क्लिक जैकिंग क्या होती है? देखिए, क्लिक जैकिंग में क्या होता है कि आपने कोई वेबसाइट खोली, तो हो सकता है उस पे ऐसे कुछ क्लिक करने के लिए आपके पास आएँ कि प्ले गेम या फिर क्लेम योर प्राइज़, ठीक है? आपने क्लिक कर दिया, पता चला कि आपका कंप्यूटर हैक हो गया या फिर कोई वायरस वायरस आ गया आपके कंप्यूटर में, ठीक है? तो क्लिक जैकिंग में क्या करता है कि जो अटैकर है, वो आपको ट्रिक करता है कि आप क्लिक करें। आप जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पे क्लिक करें, वो लगेगा आपको जैसे नॉर्मल बटन है, लेकिन वो हार्मफुल बटन होगा, ठीक है? तो क्लिक जैकिंग में जो अटैकर होता है, वो आपको ट्रिक करता है कि आप उस पे क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका कंप्यूटर हो जाएगा हाईजैक। तो इसलिए इसे कहते हैं क्लिक जैकिंग। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सामने आया आया आपके प्ले वीडियो, आपको लगा कि चलिए वीडियो देख लेते हैं। आपने उस पे क्लिक कर दिया, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, ठीक है? तो ये होता है क्लिक जैकिंग। अब फ़िशिंग देखते हैं, फ़िशिंग क्या होता है? देखिए, फ़िशिंग समझने के लिए हम लोग 2 एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पहला एग्ज़ाम्पल ये है कि आपके पास किसी बैंक का कॉल आया, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, अपना जो है आपका एटीएम और अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, आप अपना आधार दीजिए और हमें ओटीपी बताइए, तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा। आप घबरा गए और आपने दे दिया और आपका सारा पैसा चला गया। उसने सारा पैसा लूट लिया। तो आपको लगा सही में कोई बैंक मैनेजर बोल रहा था, लेकिन वो बैंक मैनेजर नहीं था। और आजकल बहुत चला है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट, इसमें क्या होता है, कोई पुलिस वाला आपको फ़ोन करता है कि आपके पार्सल से ड्रग्स मिले हैं। आपको लगता है कि कुछ सच में ऐसा कुछ कांड हो गया है, ठीक है? और पुलिस वाला कहता है कि अगर आपने रुपए नहीं दिए तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा। तो आप घबरा के जो है उसे पैसे दे देते हैं। आपको लगता है वो असली पुलिस वाला है, लेकिन वो होता है नकली पुलिस वाला। तो फ़िशिंग में यही होता है। फ़िशिंग में क्या होता है कि जो अटैकर होता है, वो पहले अपने आप को कुछ और दिखाता है, ठीक है? फिर आपका ट्रस्ट गेन करता है कि नहीं, मैं सही में बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, और फिर आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और पैसे निकलवा लेता है। तो फ़िशिंग इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अटैकर पहले आपसे सोशल होता है, मतलब आपके सामने आके आपसे बात करता है, आपका ट्रस्ट गेन करता है, फिर आप पे अटैक करता है, ठीक है? Phishing is a social engineering attack in which attacker impersonate as a trusted organization to trick user into revealing sensitive information. ठीक है, वो आपको ट्रिक करेगा कि नहीं, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ। आप जैसे उस पर विश्वास करेंगे, वो सारी आपसे इंफॉर्मेशन, आपसे ओटीपी, आपसे पैसा ले लेगा, ठीक है? तो ये हो गया फिशिंग। फिशिंग बहुत तरीके से होती है, जैसे ईमेल फिशिंग, स्पीयर फिशिंग, सिमिशिंग, विशिंग, ठीक है? एक-एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे ईमेल फिशिंग क्या होती है? आपके पास कोई ईमेल आया, किसी बैंक की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से, और फेक ईमेल था, लेकिन वो लगेगा आपको असली ईमेल कि बैंक से आया ईमेल कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, हमें ओटीपी दीजिए, पासवर्ड दीजिए, तब खोलेंगे। तो आप जैसे देंगे, आपका सारा पैसा चला जाएगा। फिर आता है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग में क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन या कंपनी, ठीक है? किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या कंपनी को टारगेट किया जाता है। वो होता है स्पीयर फिशिंग। व्हेलिंग में मतलब क्या होता है? व्हेल मतलब बड़ी मछली। इसमें सीईओ या मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं, सीईओ या मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं, उन पे अटैक किया जाता है, क्योंकि अटैकर को पता है कि इन लोगों के पास पैसा बहुत होगा, ठीक है? तो वो इन पे अटैक करता है, तो इसे सीईओ फ्रॉड कहते हैं। स्मिशिंग में क्या होता है? आपके पास मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, इस पर क्लिक करें, ठीक है? आप जैसे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपके पास ओटीपी आए और फिर पैसे चले जाएं आपके। विशिंग में क्या होता है? आपके पास फ़ोन कॉल आएगा, जैसे मैंने बताया ना कि किसी बैंक ऑफिसर का कॉल आ गया या पुलिस वाले का कॉल आ गया, ठीक है? फिर वो आपको बताएगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, हमें ओटीपी दीजिए, ठीक है? तो ये होता है विशिंग, इसमें आपको फ़ोन कॉल आएगा पहले। क्लोन फिशिंग में क्या होता है? क्लोन फिशिंग में क्या होता है कि आपके पास एकदम रियल दिखने वाला ईमेल आएगा। आपको लगेगा बिल्कुल ये तो ईमेल सही में किसी
रियल बंदे से आया है, ठीक है, रियल जगह से आया है। लेकिन उसमें फिर होगा कोई लिंक और अटैचमेंट, जैसे आप उसे खोलेंगे तो हो सकता है आपके पैसे कट जाएँ या फिर आपका कंप्यूटर हैक हो जाए। तो इसे कहते हैं क्लोन फिशिंग। फार्मिंग में क्या होता है, आपके पास कोई लिंक आया, ठीक है, मान लीजिए कोई लिंक आया कि ये देखिए जूते हैं और ये कपड़े हैं और ये बहुत कम दाम में मिल रहे हैं, कोई शूज़ हैं और क्लॉथ हैं, ये बहुत कम दाम में मिल रहे हैं, इसे खरीद लो। आपको लगेगा सही है, ठीक है, अच्छी बात है। आपने लिंक खोल दिया, तो वो जो लिंक है ना, वो किसी फेक वेबसाइट पे ले जाएगा। फेक वेबसाइट मतलब अमेज़न की कोई वेबसाइट ले गया। वो अमेज़न की वेबसाइट आपको बिल्कुल एकदम असली लग रही थी। आपने जाके वहाँ पर जो है पैसे दे दिए, पेमेंट कर दिया और आपके पैसे भी चले गए और कुछ सामान भी नहीं आया। ठीक है? तो इसे कहते हैं फार्मिंग। फार्मिंग में जो है आपको ऐसा लिंक आएगा जो एक फेक वेबसाइट पे ले जाएगा, जो बिल्कुल आपको असली दिखेगी। ठीक है? उसे कहते हैं फार्मिंग। अब आते हैं स्पूफिंग क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पीछे पढ़ा है फिशिंग क्या होता है। ठीक है? मैंने आपको पीछे पढ़ा है फिशिंग क्या होता है। ठीक है? फिशिंग में क्या होता है कि जब कोई एक इंसान अपने आप को कुछ और बता के आपसे कुछ पैसे लूटने की कोशिश करता है। ठीक है? जब इंसान अपने आप को कुछ और बताता है, जैसे किसी ने बैंक वाले ने किसी ने इंसान ने अपने आप को बैंक मैनेजर बताया, किसी अटैकर ने। किसी अटैकर ने आपको अब पुलिस वाला बताया, तो वो अपनी पहचान छुपा रहा है ना, अपनी पहचान छुपा के दूसरी पहचान बता रहा है और आपका ट्रस्ट गेन कर रहा है। इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं स्पूफिंग। इसमें क्या होता है कि स्पूफिंग इन्वॉल्व्स falsifying identity to appear as a trusted source। इसमें जो इंसान है, जो अटैकर है, वो अपनी false identity बताता है ताकि आपका ट्रस्ट गेन कर सके। जैसे ट्रस्ट गेन हो जाएगा, वो पैसे आपसे लूट लेगा। उस पार्ट को कहते हैं फिशिंग। ठीक है? तो ऐसा समझिए, स्पूफिंग वो पार्ट है जिसमें वो आपका ट्रस्ट गेन करता है अपनी आइडेंटिटी छुपा के, और उसका सेकंड पार्ट जो है पैसे लूटने वाला, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं फिशिंग। ठीक है? तो पहला पार्ट क्या हो गया, स्पूफिंग, मतलब वो आपका ट्रस्ट गेन कर रहा है कि मैं, हाँ, बैंक मैनेजर, बैंक से ही बोल रहा हूँ, मैं पुलिस वाला ही बोल रहा हूँ, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ। और सेकंड पार्ट क्या हो गया, फिशिंग, जिसमें वो आपसे इंफॉर्मेशन और पैसे निकाल लेगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका स्पूफिंग। कई तरीके की स्पूफिंग होती है, जैसे ईमेल स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग। ईमेल में बिल्कुल आपको लगेगा कि असली रियल ईमेल आया है किसी कंपनी से। वेबसाइट में आपको लगेगा कि बिल्कुल असली वेबसाइट है ये। ठीक है? मैन इन द मिडिल अटैक, ये क्या है? देखिए, ये मान लीजिए आप यूज़र हैं, आप वेबसाइट चला रहे हैं, ये आपके बीच में कनेक्शन है, लेकिन कोई हैकर आया और उसने ये कनेक्शन काट दिया और कनेक्शन ये बना दिया, ये वाला कनेक्शन। अब वो बीच में आके बैठ गया, आपको पता नहीं चला, आपको लगा कि हम तो वेबसाइट खोल के किसी से चैटिंग कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या फिर अपना बैंक का पासवर्ड, बैंक का पोर्टल खोले हुए हैं। वो अटैकर आके बीच में आपका जो भी आप कर रहे हैं, वो सब देखता रहेगा। ठीक है? वो बीच में आके बैठ गया। तो ये बीच में जो आके बैठ गया, उसी को हम लोग कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है? आपको पता भी नहीं चला, आपके बिना नॉलेज के आके वो बीच में बैठ गया और आपका जितना भी कम्युनिकेशन है, वो देखने लगा। तो ये मेनली होता कहाँ पर है? मेनली ये मोस्टली जो है, ये पब्लिक वाईफ़ाई आप यूज़ करते हैं ना, तब होता है। आप कोई अनसिक्योर नेटवर्क या फिर कोई आप अनसिक्योर नेटवर्क यूज़ करते हो ना, तब ऐसा होता है। आप गए कैफ़े पे, रेलवे में, बस अड्डे पे, आपने वहाँ का पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ कर लिया और वहाँ पर पहले से कोई अटैकर बैठा हुआ था। उसने तुरंत आपका कनेक्शन काटा और अपने आप को बीच में बिठा लिया। अब वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल लेगा। ठीक है? आप क्या कर रहे हो। तो जब भी आप पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ करें ना, तो यूज़ करें वीपीएन। ठीक है? या फिर आप पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ करने से बचें, या फिर कोई अनसिक्योर नेटवर्क यूज़ करने से बचें। ठीक है? तो ये होता है मैन इन द मिडल अटैक। इन दिस अटैक द अटैकर सीक्रेटली इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज विदाउट देयर नॉलेज। ठीक है? उनके बिना नॉलेज के वो उनके बीच में आके बैठ जाएगा। अटैकर सीक्रेटली सिट बिटवीन टू कम्युनिकेशन पार्टीज, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मेनली होता कहाँ है, ये पब्लिक वाईफाई या फिर फेक वाईफाई हॉटस्पॉट, या फिर कोई आप ऐसी वेबसाइट चला रहे हैं जो नॉन सिक्योर है।
जो सिक्योर नहीं है। सिक्योर वेबसाइट कौन सी होती है? HTTPS। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गया मैन इन द मिडिल अटैक। अब हम लोग अगले अटैक पे आते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस, DOS या फिर DDoS। डिनायल ऑफ सर्विस का पहले मतलब समझते हैं। देखिए, डिनायल ऑफ सर्विस मतलब सर्विस नहीं मिल रही है। डिनायल मतलब सर्विस नहीं मिल रही है। अब होता क्या है इसमें, देखिए, ये मान लीजिए हैकर है और ये कोई सर्वर है या वेबसाइट है। अब आपको पता होगा कि वेबसाइट कोई होती है ना, तो उसकी एक लिमिट होती है। वेबसाइट की एक लिमिट होती है कि वो इतना ही ट्रैफिक हैंडल कर सकती है, इतना ही ट्रैफिक हैंडल कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा ट्रैफिक आ गया उसके पास, तो वो हो सकता है वेबसाइट आपकी क्रैश कर जाए या स्लो हो जाए। इसमें क्या होता है, जो अटैकर होता है वो बहुत सारा ट्रैफिक भेज देता है, बहुत सारा ट्रैफिक किसी सर्वर या वेबसाइट पर भेज देता है। तो वो वेबसाइट या सर्वर जो होता है वो स्लो हो जाता है, या फिर हो सकता है क्रैश कर जाए ओवरलोडिंग की वजह से और चल ना पाए। तो अगर आप इस वेबसाइट को चलाएंगे तो आपका जो वेबसाइट नहीं चलेगी, आपको सर्विस नहीं मिलेगी, आप इसे चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी अटैकर ने, हैकर ने इस पे बहुत सारा ट्रैफिक पहले से भेज रखा है, जिस वजह से ये ओवर क्राउडेड हो गई है और स्लो हो गई या फिर क्रैश भी हो सकती है। तो यहाँ आपको सर्विस नहीं मिली। इसी चीज को हम लोग कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, अ सिंगल सिस्टम फ्लड फ्लड अ सर्वर विद ट्रैफिक। ठीक है, ऑफ इसमें साइबर अटैकर जो है वो बहुत सारा ट्रैफिक किसी वेबसाइट या सर्वर पर भेज देता है, जिसकी वजह से सर्वर जो है ओवरलोड हो जाता है। सर्वर या वेबसाइट जो है वो ओवरलोड हो जाती है। अब DDoS क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है, देखिए, यहाँ क्या हो रहा था कि एक हैकर किसी सर्वर को डाउन कर रहा था। यहाँ हैकर क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर या बोट का यूज करता है। वो बोट इस पे अटैक करते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक भेजते हैं, फिर ये सर्वर जो है वो क्रैश हो जाता है। यहाँ एक ही आदमी कर रहा था, लेकिन यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारे बोट कई अलग अलग जगह से इस पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर या बोट एक साथ अटैक करते हैं अलग अलग जगह से, तो इसलिए कहते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें क्या है कि मान लीजिए हमें पता चलेगा कि ये हैकर जो है इस आईपी एड्रेस से हैक करने की कोशिश कर रहा है, ट्रैफिक भेज रहा है, तो हमने वो आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो बहुत सारे आईपी एड्रेस हैं, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, आप किसे किसे ब्लॉक करोगे? आप एक कंप्यूटर को ब्लॉक करोगे, लेकिन और भी कंप्यूटर होंगे वहां पर, तो ये ज़्यादा डेंजरस है, ये ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा पावरफुल है ये अटैक। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं ब्रूट फोर्स अटैक में। इसमें क्या होता है, आपका कोई पासवर्ड होगा, उसमें पासवर्ड को गेस करने का काम होता है। इसमें ये पासवर्ड गेसिंग अटैक है। इसमें हैकर क्या करता है कि आपके पासवर्ड को गेस करता है। वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन यूज करता है। ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगाता है, लगाता लगाता रहता है जब तक आपका पासवर्ड टूट ना जाए। मे भी हो सकता है वो किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर ले आपके पासवर्ड को तोड़ने के लिए। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कई सारे पासवर्ड डालते हैं, है ना। आपका पासवर्ड अगर 4 अक्षरों का हुआ तो कई चांसेस हैं कि वो टूट ही जाए। ठीक है, तो ये पासवर्ड गेसिंग अटैक होता है। यहाँ जो हैकर होता है वो कई बार पासवर्ड डालने की कोशिश करता है। अब जीरो डे अटैक क्या होता है, देखिए, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई बग आ गया या कोई एरर आ गया। इससे पहले उस बग और एरर को वो कंपनी अपने सिक्योरिटी पैच से या अपडेट के थ्रू हटा पाती है ना। उस बग या एरर को कोई कंपनी अपने सिक्योरिटी पैच या अपडेट से हटा पाती, उससे ही पहले उसे हैकर ने हैक कर लिया उस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो इसीलिए, और कंपनी और सिक्योरिटी जो कंपनी को अपडेट देने के लिए एक दिन भी नहीं मिला, इसीलिए इसे कहते हैं जीरो डे अटैक। ठीक है, सॉफ्टवेयर में कोई बग आया, कंपनी इससे पहले अपडेट या सिक्योरिटी पैच दे पाती, उससे ही पहले हैकर ने उसे हैक कर लिया।
ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं जीरो डे अटैक, क्योंकि कंपनी को जीरो डे भी नहीं मिला अपना इशू फिक्स करने के लिए। कंपनी को जीरो डे भी नहीं मिला अपना इशू फिक्स करने के लिए, उससे ही पहले उसका सॉफ्टवेयर हैक हो गया। तो ये होता है जीरो डे अटैक। अब आते हैं एटीएम स्किमिंग क्या होता है। देखिए, आप एटीएम पे जाते होंगे, आपको ये ऐसा कुछ दिखता होगा जहां पर आप एटीएम कार्ड लगाते होंगे और यहाँ पे आप पिन डालते होंगे। इसमें क्या होता है, जो अटैकर होता है वो इसे निकाल देगा, ये गोल वाला निकाल देगा और ये अपना लगा देगा, इसमें लगी है चिप। अब आपने जैसे एटीएम डाला अपना इसके अंदर, आपका कार्ड नंबर और आपका सीसीवी इसके उसके पास चला जाएगा, और यहाँ पे जैसे आपने पिन डाला तो उसके पास पिन भी चला जाएगा। फिर वो क्या करेगा, एक फेक डेबिट कार्ड बना लेगा उसी इंफॉर्मेशन से। ठीक है, आपका कार्ड नंबर उसके पास चला गया, आपका पिन चला गया, उसने एक कॉपी बना ली डेबिट कार्ड की, फेक डेबिट कार्ड की, और वो डेबिट कार्ड जाके वो उस डेबिट कार्ड से वो आपके एटीएम से पैसा निकाल लेगा। उस डेबिट कार्ड से वो आपके एटीएम से जाके पैसा निकाल लेगा। तो आप जब भी एटीएम पे जाएं तो इससे पहले चेक कर लीजिए कुछ ऐसा अलग से तो नहीं लगा हुआ है, या फिर ये कुछ ऐसा अलग से तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पार्ट है एटीएम स्किमिंग का। अब लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, चलिए समझते हैं। लॉजिक बॉम्ब को हम पहली बात तो टाइम बॉम्ब कहते हैं। लॉजिक बॉम्ब को हम लोग टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये देखिए, इसमें क्या होता है कि एक कोड होता है, उसमें टाइमिंग सेट कर दी जाती है। कैसी टाइमिंग, मान लीजिए एक टाइमिंग सेट कर दी गई 1 जनवरी को सुबह 6 बजे आपको इस कंप्यूटर की सारी फाइल डिलीट कर देनी है। तो जैसे 1 जनवरी को 6 सुबह बचेंगे बजेंगे, वो सारी फाइल डिलीट कर देगा, क्योंकि इसमें एक टाइमिंग सेट है। ठीक है, एक टाइमिंग सेट है। तो लॉजिक बॉम्ब इज अ टाइप ऑफ malicious code that stay hidden inside the program and activate only when the specific condition met। ये प्रोग्राम जो है आपके कंप्यूटर में छुपा रहेगा और तभी एक्टिवेट होगा जब उसकी कंडीशन मेट हो जाएंगी, मतलब जो कोई एक टाइम सेट कर दिया उसी टाइम पे ये एक्टिवेट होगा। फिर ये और वायरस की तरह अपने आप नहीं फैलता है। ठीक है, ये और वायरस की तरह अपने आप नहीं फैलता है। ठीक है, ये तभी फैलता है जब जिस टाइम पे उसका सेट होता है, जो टाइम उसके एक्टिवेशन के लिए सेट है उसी टाइम ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये होता है लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, ये पार्ट 1 हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब पार्ट 2 में जो है हम लोग बाकी बची चीजें जैसे एंटीवायरस, फायरवॉल फायरवॉल आईडीएस आईपीएस, ठीक है, और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, साइबर लॉ, साइबर, ठीक है, ये सब चीज़ें बची हुई जो हम लोग की हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। चलिए, थैंक यू।